हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज एक चल रही है जहां पर हम अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आज उसी सीरीज में नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम कवर करेंगे दैट वुड बी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सेकेंड नेम है वो आई थिंक आप सबको ध्यान होगा, इसको कहा जाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे माइक्रोवेव में हमने पढ़ा था कि उसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ऐसे ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इट मीन्स आईआर रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करके कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेशंस शो करता है। वाइब्रेशन कहाँ पर होंगे? उसके बॉन्ड्स के बीच में। तो इट मीन्स बॉन्ड्स के बीच में वाइब्रेशनल जो हम स्टडी करते हैं वो सारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करेंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें जितने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ हम कवर करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आपके सीएसई या नेट में आते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं, वो मॉडल कहलाता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब ये होता है कि जैसे किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स को रिजिड नहीं माना गया, उनको क्या माना गया कि वो बॉन्ड्स में वाइब्रेशंस हैं, दे आर इलास्टिक बॉन्ड्स। इट मीन्स उन बॉन्ड्स को किसकी तरह कंसिडर किया गया? स्प्रिंग की तरह। और जब स्प्रिंग की तरह उन बॉन्ड्स को कंसिडर किया गया तो उनके बीच का जो वाइब्रेशंस हैं, मोशंस हैं, उनको होमोजीनियस मानते हुए स्प्रिंग पे जो हुक्स लॉ अप्लाई होता है वही सेम हुक्स लॉ बॉन्ड के ऊपर भी अप्लाई किया गया। और यदि हुक्स लॉ से हमने ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये आता है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि ओमेगा ऑसिलेशन 1/2 पाई अंडर रूट में k अपॉन म्यू। इट मीन्स ये जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है ये अल्टीमेटली 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो फोर्स कांस्टेंट के ऊपर और एक रिड्यूस्ड मास के ऊपर। सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इस ओमेगा ऑसिलेशन यानी कि ऑसिलेशन यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये डिपेंड करती है। अब जिस तरह के बाकी सब एनर्जी क्वांटाइज्ड होती हैं, ठीक उसी तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी भी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। और यदि हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके इस वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू निकालें, यानी कि जितने वाइब्रेशनल लेवल्स हैं उन सब की अगर हम एनर्जी निकालना चाहें तो उसको जूल्स के टर्म में निकालेंगे। तो फॉर्मूला ये आएगा कि ई न्यू बराबर न्यू प्लस हाफ एच ओमेगा ऑसिलेशन। ये वैल्यू ध्यान रहे जूल्स में है। अब लेवल कैन बी 0, 1, 2, इस तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कुछ भी हो सकता है। उसकी वैल्यू पुट करते हुए हम ये एनर्जी जूल्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से एनर्जी को वेव नंबर के फॉर्म में भी निकाला सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो एनर्जी है इसको डिवाइड कर देंगे हम hc से। जैसे ही हम इसको hc से डिवाइड करेंगे तो ये hc से डिवाइड करते ही h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा अपॉन c क्या हो जाएगा? ओमेगा बार। ये वेव नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर। किसी भी वाइब्रेशनल जो लेवल है उसकी जो एनर्जी आएगी वो न्यू प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन आएगी। ये वेव नंबर्स के फॉर्म में है। अब हमारे पास लेवल क्या होंगे? 0, 1, 2, 3। तो अगर हम इनको एक एक करके देखें, 0 लेवल पे न्यू की वैल्यू हमने क्या रखी? 0। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हमने क्या रख दिया? 0। तो फॉर्मूला में अगर हम 0 पुट करते हैं तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जूल्स जो आ रही है वो आ जाएगी हाफ एच ओमेगा ऑसिलेशन। ये जूल्स के अंदर आ रही है, राइट। और ऐसे ही अगर हम वेव नंबर में दे रहे हैं, वेव नंबर में देखते ही क्या हो जाएगा? हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे लोवेस्ट लेवल भी जो है, जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 था, उस लोवेस्ट लेवल में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिला। अब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मिला है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स हमेशा कुछ एक्सटेंट तक वाइब्रेट करते हैं, चाहे वो सबसे लोअर एनर्जी लेवल पर भी हो। अब अगेन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, 2, 3 हम पुट करते हुए डिफरेंट जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उन सब की एनर्जी को 1 बाय 1 यहाँ पे निकाल सकते हैं।
अब आप इस फॉर्मूले में देखिए, यहाँ पे पहले इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर हमने रखा वाइब्रेशनल लेवल्स जो है हमारे पास, न्यू की वैल्यू 0, देन 1, देन 2, 3, 4, 5, इस तरह से सारे लेवल्स हैं। इनकी एनर्जी को जब हमने इस फॉर्मूले में पुट करा तो 0 लेवल पे न्यू प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन है, तो न्यू की वैल्यू 0 रखी तो ये हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन आ गई। यह हमारी 0 पॉइंट एनर्जी होती है। ऐसे ही जब हमने न्यू की वैल्यू 1 रखी तो ये 3/2 आई ओमेगा बार ऑसिलेशन, न्यू की वैल्यू 2 रखी तो 5/2, देन 7/2, 9/2, 11/2, 13/2 एंड सो ऑन। ये हर लेवल की एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल एक ही फॉर्मूले से। अब किसी भी ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, इट मींस हमें स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ पर मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हमने यहाँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मॉडल देख रहे हैं, वाइब्रेशनल इसमें आप देख सकते हो सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा न्यू बराबर +-1। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रांजिशन 0 से 1 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, ऑन द सेम वे 3 से 2 हो सकता है, 2 से 1 हो सकता है, 1 से 0 हो सकता है। इट मीन्स एक ही लेवल का डिफरेंस होगा। अगर आप यहाँ पर देखो 0 से 1 ट्रांजिशन कराते हैं तो फर्स्ट लेवल की एनर्जी कितनी है, 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। 0 लेवल की कितनी है, 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन माइनस 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। हायर लेवल की एनर्जी माइनस लोअर लेवल की एनर्जी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा बार ऑसिलेशन। ऐसे ही आप नेक्स्ट देख सकते हो सेकंड से थर्ड के लिए, थर्ड की आई 7/2, सेकंड की है 5/2, तो 7/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन माइनस 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। अगेन ये गैप कितना आया, ओमेगा बार ऑसिलेशन। इट मींस इस केस में हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जब हमने सिलेक्शन रूल डेल्टा न्यू बराबर +-1 यहाँ पे रखा, इट मींस जस्ट इमीडिएट लेवल पे ट्रांजिशन होगा तो स्पेक्ट्रल लाइन जो हमें ऑब्जर्व होगी वो कितने पे होगी ऑब्जर्व, वो हमेशा ओमेगा बार ऑसिलेशन पे होगी। एक सिंगल लाइन मिलेगी और वो कहाँ पे होगी, ओमेगा बार ऑसिलेशन पे। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो होता है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद स्टडी करते हैं और इसमें ये कहा जाता है कि वास्तव में जो रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसको फॉलो नहीं करते। इट मींस रियल बॉन्ड्स ऑल्दो इलास्टिक आर नॉट सो होमोजीनियस कि उन पे हुक्स लॉ को हम एज इट इज फॉलो कर दें। तो जब उनमें स्ट्रेचिंग होती है देयर कम एन पॉइंट जहां पर एक सर्टेन एनर्जी के बाद स्ट्रेच करते करते एक लेवल ऐसा आता है जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो आपने एनर्जी दी, बॉन्ड में स्ट्रेचिंग हुई, वाइब्रेशन हुए, तो स्ट्रेच होते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी डेफिनेटली जब वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इट मींस वो जो स्प्रिंग वाला लॉ था, हुक्स लॉ, वो अब इस पे फॉलो नहीं होगा एग्जैक्टली, राइट। तो अब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद जब हम इस मॉडल को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐसे होगा जहाँ पे DEQ यानी कि मॉलिक्यूल अब क्या हो रहा है, वहाँ पे उसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये डिसोसिएशन आ गया यहाँ पर। जब इस तरह का मॉडल हम देखते हैं तो उसमें जब एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर निकालते हैं तो फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो है न्यू प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस न्यू प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्सी। अब यहाँ पे अगेन वाइब्रेशनल लेवल तो वही 0, 1, 2 एज इट इज ही रहेंगे, मगर नए टर्म जो आए हैं वो एक तो ओमेगा ई आया है और एक आपके पास एक्सी आया है। ओमेगा ई बार को कहा जाता है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जब हमने वेव नंबर के फॉर्म में लिया है, और इसी तरह से एक्स ई क्या है, यहाँ पे एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखिएगा। अगेन अब बात करें सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल है यहाँ पे डेल्टा न्यू बराबर +-1 +-2 +-3। इट मींस 0 से ट्रांजिशन 1 पे भी हो सकता है, 0 से ट्रांजिशन 2 पे भी हो सकता है, 0 से ट्रांजिशन 3 पे भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ में शो किया हुआ है ये ट्रांजिशन 0 से 1, देन 0 से 2, 0 से 3, तो +-1। ऐसे ही आप 3 से 0 भी ला सकते हो, 2 से 0 भी ला सकते हो। तो ये यहाँ पर सिलेक्शन रूल रहेगा।
जीरो पॉइंट एनर्जी, जब न्यू की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, जीरो, तो इस अबव फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू जीरो रखो, तो हाफ ओमेगा ई बार, इधर क्या हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू को जीरो रखो, तो सॉल्व करके आपके पास जीरो पॉइंट एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाएगा, हाफ ओमेगा ई बार 1 माइनस हाफ एक्स सी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक न्यूमेरिकल कई बार आपसे पूछा जाता है यहाँ पे न्यूमैक्स पे, तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला इस तरह से आपको डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि मैक्सिमम पॉसिबल वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर दैट कैन बी रिएक्टेड बिफोर द बॉन्ड ब्रेक्स इन द दैट कैन बी रीच्ड बिफोर द बॉन्ड ब्रेक्स इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो मैक्सिमम पॉसिबल वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कितने होते हैं, न्यूमैक्स कितने हैं, तो ये 1/2 एक्सी माइनस 1, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। इसी तरह से DE जो है ये कितना होगा, ओमेगा ई अपॉन 4XE, दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये दो फॉर्मूलेज आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस फॉर कि इस पे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं CSI एंड नेट में, तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। देन कम्स, अगर हम ट्रांजिशंस को देखें तो फर्स्ट ट्रांजिशन जब जीरो से फर्स्ट लेवल पे होता है, जीरो से फर्स्ट लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा न्यू बराबर +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन हमने 0 से 1 का देखा। 0 से 1 के समय में इस ट्रांजिशन को कहते हैं फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे इट मीन्स फर्स्ट लेवल की एनर्जी माइनस जीरो लेवल की एनर्जी, यही करना पड़ेगा हमें। तो इसका फॉर्मूला आता है ओमेगा बार ई 1 माइनस 2 एक्सी सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेक्ट्रल लाइन अब यहाँ पर हमें मिलेगी। ऐसे ही यदि हमने जीरो से सेकेंड ट्रांजिशन करा दिया तो यहाँ पर अब की बार इसको कहा जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, यानी कि ट्रांजिशन होना कहाँ चाहिए था, जीरो से फर्स्ट, मगर ट्रांजिशन हो कहाँ रहा है, जीरो से सेकेंड। तो ये फर्स्ट जंप आया ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट ओवरटोन। इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह से आएगी स्पेक्ट्रल लाइन की, 2 ओमेगा ई बार 1 माइनस 3 एक्सी, ये ब्रैकेट में रहेगा। देन कम्स जीरो से थर्ड लेवल पे यदि ट्रांजिशन हो रहा है, तो जीरो से थर्ड लेवल का मतलब 2 बार जंप हो गया, तो इसको कहा जाता है सेकेंड ओवरटोन, और इसमें स्पेक्ट्रल लाइन हमें ऑब्जर्व होगी 3 ओमेगा ई बार 1 माइनस 4 एक्सी पे। देन कम्स हॉट बैंड। हॉट बैंड किसको कहा जाता है, जब ट्रांजिशन फर्स्ट से सेकेंड लेवल पे हो, तो इट मीन सेकेंड लेवल की एनर्जी माइनस फर्स्ट लेवल की एनर्जी, और ये आती है ओमेगा ई 1 माइनस 4 एक्सी के बराबर। तो ये जो 4 डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, 0 से 1 के लिए, 0 से 2 के लिए, 0 से 3 के लिए एंड फर्स्ट से सेकेंड के लिए, ये चारों फॉर्मूलेज आपको फॉर द न्यूमेरिकल सीधा सीधा डायरेक्टली याद होने चाहिए। अब इसी के बेसिस पे कुछ CSI या नेट के हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, यहाँ पे आया हुआ है कि द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, यहाँ पे दिया हुआ है 0 और 1 फॉर अ डायटोमिक मोलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय 2 1 4 3। तो यहाँ पे इनके बीच में सेपरेशन कितने पे है, 2 1 4 3। एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट यानी कि ओमेगा ई एक्सी, ये वैल्यू दी गई है 14। द वैल्यू ऑफ ओमेगा ई इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली। अब ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो देखिए इसको 1 बाय 1 हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो देखो ट्रांजिशन कहाँ से है, 0 से लेके 1 तक। इट मीन्स यहाँ पे न्यू की वैल्यू जब 0 थी, उससे ट्रांजिशन कहाँ पे गया, जब न्यू की वैल्यू हुई 1। ठीक है, इसके लिए एनर्जी कितनी होगी, अभी हमने यहाँ पे देखा था ये ओमेगा ई, राइट, किसके बराबर था यहाँ पे, ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्सी, यही फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। इसी को यदि मैं पूरा सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा ई मल्टीप्लाई करके -2 ओमेगा ई एक्स ई, राइट। अब ये वैल्यू किसके बराबर आई है, एग्जामिनर ने दिया है यहाँ पे 2143, ये वैल्यू कितनी आई है 2143। इसी के साथ ही ओमेगा ई एक्सी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 14, इट मीन्स इसकी जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ 14। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा ई बार -2 इंटू 14, राइट, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया 2143। अब इससे यदि हम ओमेगा ई बार की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2143
प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 एंड दिस वैल्यू वुड बी 2171 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा गया है फर्स्ट ओवरटोन के लिए। फर्स्ट ओवरटोन के लिए अब नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा आपको, इट मींस न्यू की वैल्यू 0 से अब ट्रांजिशन कहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड लेवल पे। इसके लिए डायरेक्टली हमें जो फॉर्मूला मैंने आपको कहा था याद करना है, वेव नंबर के फॉर्म में कितना आ जाएगा 2 ओमेगा ई एंड 1 माइनस 3 एक्सी, ये फॉर्मूला है। अब 2 ओमेगा ई आपने निकाल लिया 2171, तो हमने यहाँ पे रख दिया 2171, 1 माइनस 3 और यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा एक्सी, यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो 2171 और 1 माइनस, इसको पूरा अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ इट वुड बी बेटर, इस ओमेगा ई को एक्सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा 2 ओमेगा ई और 6 ओमेगा ई एक्सी, इसको जब मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। तो 2 ओमेगा ई की वैल्यू कितनी है 2171 माइनस 6 ओमेगा ई एक्सी, हमें क्वेश्चन में ही कितना दिया हुआ है 14, इट वुड बी 14। अब ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये 4258 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। इट मींस ये आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इट वुड बी डी 2171, ये रहा 2171 एंड 4258, ये रहा 4258। ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, 2 ओमेगा ई को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 ओमेगा ई को 3 एक्सी से किया, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो ये 6 ओमेगा ई एक्सी हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है अब आपके पास, द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट ऑफ एन एल्कली हैलाइड, वो यहाँ पर दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 0.0025 रिस्पेक्टिवली। The positions in centimeter inverse of its fundamental mode and first overtone आपसे यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा है। तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको जो दी गई है वो ओमेगा ई दी गई है और वो कितना दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकेंड चीज यहाँ पे दी गई है एक्सी की वैल्यू, एक्सी दिया हुआ है 0.0025। तो ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं और अब क्या पूछा गया है, फंडामेंटल एंड फर्स्ट ओवरटोन। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए निकालते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए ओमेगा ई देन 1 माइनस 2 एक्सी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसको मैं अगर सॉल्व कर लूंगी तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा ई की वैल्यू 300 दी हुई है, 1 माइनस 2 एक्सी कितना दिया हुआ है 0.0025, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 298.5। तो ये फर्स्ट पार्ट निकल गया हमारा। सेकेंड पार्ट अगर हम निकालेंगे फर्स्ट ओवरटोन के लिए तो इट वुड बी 2 यहाँ पे ओमेगा ई 1 माइनस 3 एक्सी, तो 2 ओमेगा ई की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाल ली। ओमेगा ई यहाँ पे दिया हुआ है आपको 300, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये रहा 300, 1 माइनस 3 एक्सी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.0025। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 595.5 आएगा। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा 298.5 एंड 595.5, इट मींस बी वुड बी द राइट चॉइस। Then moving towards the next question, the frequency of OH stretch occurs at 3600 और आपसे पूछी गई है स्ट्रेच फ्रीक्वेंसी ओडी के लिए, इट मींस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है ड्यूटेरियम से और आपसे स्ट्रेच फ्रीक्वेंसी पूछी गई है उसके लिए आइसोटोप की कंडीशन। तो देखिए ओमेगा बार ऑसिलेशन किसके बराबर होता है 1/2 पाई सी रूट के म्यू, इट मींस ये ओमेगा बार ऑसिलेशन और रिड्यूस्ड मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के अंदर, राइट। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं कि ओमेगा बार किसके लिए OH के लिए और ओमेगा बार किसके लिए OD के लिए, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूस्ड मास OD का अपॉन रिड्यूस्ड मास OH का। अब इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, रिड्यूस्ड मास OD के लिए क्या करूंगी 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 16 प्लस 2,
और OH के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 16 प्लस 1। इसको अगेन सॉल्व किया तो 16 टू ज़ा कितना हो गया 32 और 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, और ऐसे 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 16 और 16 प्लस 1 कितना हो गया 70। क्लियर। अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें तो इट मीन्स 32 इंटू 17 अपॉन ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 16, इट वुड बी 1.374। ये आपका एक चीज आ गई। अब ओमेगा बार ऑसिलेशन यानी कि यहाँ पे OH के लिए अपॉन ओमेगा बार यहाँ पे OD के लिए, ये चीज सॉल्व करके आई 1.374। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो OH के लिए आपसे पूछा, यहाँ पे दिया है 3600, इट मीन्स 3600 अपॉन ओमेगा बार फॉर OD, ये किसके बराबर आएगा 1.374। अब आपको ये पता है ओमेगा OD निकाल लीजिए आप, ये ओमेगा OD आपका आ जाएगा 2620। तो आपकी राइट चॉइस यहाँ पे सेकेंड वन हो जाएगी। दिस सेकेंड वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि अप्रोक्सीमेट जो आंसर है वो यही सबसे नियर आंसर आ रहा है आपका। Then moving towards the next question, the vibrational transition energies of the diatomic molecule corresponding to 0 से लेके 1 पे and 1 से लेके 2 पे, तो ये दोनों की वैल्यूज 2143 और 2116 ये दी हुई है। The एनहार्मोनिक कांस्टेंट ओमेगा E XC, ये आपसे पूछा गया है कितना होगा। तो देखिए जब हमने यहाँ पे वाइब्रेशनल लेवल 0 से लेके ट्रांजिशन किया वाइब्रेशनल लेवल 1 पे, इट मीन्स ये कितनी वैल्यू होती है ओमेगा E 1 माइनस 2 XC, ये हमें दिया गया है 2143.1 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हमने ट्रांजिशन किया फर्स्ट से सेकंड पर, इट मीन्स फर्स्ट से और सेकंड पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ओमेगा E 1 माइनस 4 XC, ये यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें दिया है 2116.1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दो, इट मीन्स ओमेगा E 1 माइनस 2 XC माइनस कर दीजिए ओमेगा E 1 माइनस 4 XC, राइट। इट मीन्स 2143.1 माइनस 2116.1। ये क्लियर हो गया। इसको मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया ओमेगा E 1 माइनस 2 XC, एक सेकेंड, हाँ जी 1 माइनस 2 XC माइनस 1 प्लस 4 XC, राइट। यहाँ पे हुआ ना ओमेगा E कांस्टेंट ले लिया, देन 1 माइनस 2 XC, ये माइनस बाहर था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस और माइनस यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, ये किसके बराबर आ जाएगा 27 के। इट मीन्स ओमेगा E 2 XC इक्वल्स टू 27, राइट। ओमेगा E XC किसके बराबर हो जाएगा 27/2, दैट इज 13.5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। आई थिंक आप सबको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा था। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल दैट विल एब्जॉर्ब इन द माइक्रोवेव रीजन बट that will not absorb in the microwave region but will absorb in the IR। it means ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो IR में तो एब्जॉर्प्शन दिखा सकता है बट वो माइक्रोवेव में नहीं करता। तो स्टूडेंट्स एक कंडीशन होती है आपके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कि मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल होना चाहिए, परमानेंट डायपोल, और या ड्यूरिंग द वाइब्रेशन उसमें कोई डायपोल क्रिएट हो जाता है तो भी वो यहाँ पर IR में एक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स IR के लिए कंडीशन क्या रहती है, conditions to observe the IR spectrum by the molecule is that it should possess the permanent dipole moment or the vibration causes a change in the dipole। यानी कि वाइब्रेशन के दौरान भी अगर डायपोल जनरेट हुआ है तो भी वो IR एक्टिव होगा। अब 1 by 1 अगर हम सबके लिए देखें N2 के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं IR की एंड देन माइक्रो की, राइट। तो N2 के अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है,
तो इट मीन्स ये माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होगा और ना ही वाइब्रेशन के दौरान जनरेट होता है, तो इट मीन्स IR में भी नहीं होगा। अब HCl के अंदर क्योंकि परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो ये दोनों में एक्टिव हो जाएगा, H2O के अंदर है तो ये दोनों में एक्टिव हो जाएगा परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब बात करते हैं C2H2 की। C2H2 के अंदर क्या कंडीशन होगी कि यहाँ पे परमानेंट डाइपोल होना चाहिए हमेशा माइक्रोवेव में, अब वो नहीं है तो इट मीन्स माइक्रोवेव में तो एक्टिव नहीं होगा, मगर ड्यूरिंग द वाइब्रेशन इसमें डाइपोल क्रिएट हो जाता है, इस कारण से ये IR में एक्टिव हो जाता है। तो आपका राइट चॉइस यहाँ पे C2H2 होगा, राइट। तो ड्यूरिंग द वाइब्रेशन ये डाइपोल क्रिएट होता है, इसलिए ये IR में एक्टिव हो जाता है, मगर माइक्रोवेव में एक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि परमानेंट डाइपोल इसके अंदर नहीं है। Then comes next question. The vibrational energy of the nth state of HCl is approximately given by. अब आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूलेज हमारे पास वही 2-3 हैं, उन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसको मैं अगर यहाँ पे देखूँ, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर कितनी दी हुई है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा ई, देन यहाँ पे न्यू प्लस हाफ, राइट, माइनस ओमेगा ई एक्स ई, और ये कितना होता है, न्यू प्लस हाफ का स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। इट मीन्स ये 3000 और 50 ये वैल्यूज दी गई हैं आपको, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें, इट मीन्स ओमेगा ई हमें एग्जामिनर ने दिया है 3000 और ओमेगा ई एक्सी जो दिया है वो कितना दे दिया, 50। ये दो पैरामीटर्स हमें दिए हैं। तो ओमेगा ई एक्सी अपॉन ओमेगा ई अगर मैं यहाँ पे कर दूं, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा ई एक्सी कितना दिया हुआ है 50 अपॉन ये कितना हो गया 3000। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास, एक्सी की आ जाएगी। तो इन सब वैल्यूज को हम यूज कर लेंगे। अब फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दिया था कि इस तरह से मैक्स निकालने के लिए कितना होता है, 1/2 एक्सी माइनस 1, राइट। 1/2 एक्सी की वैल्यू क्या है, 50/3000, राइट। तो यहाँ पे 50/3000 ये मल्टीप्लिकेशन में गया, -1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 29 आ जाएगा। 29 मीन्स आपका ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाता है वो है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। कार्बोनिल्स के केस में देखिए, अब ये फंडामेंटल पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर आपके पास कहीं पर भी मेटल कार्बोनिल सिस्टम है, राइट, तो यहाँ पर मेटल हमेशा क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। इट मीन्स मेटल की तरह ये बिहेव कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। CO यहाँ पे एक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना, राइट। मगर कई बार क्या होता है कि मेटल के फील्ड, हालांकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मगर इसके फील्ड CO के यहाँ पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं एंटी बॉन्डिंग के, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं। इसको कहा जाता है बैक बॉन्डिंग, जब मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल के कार्बन को दिए, राइट। तो जब भी बैक बॉन्डिंग होती है, जब भी बैक बॉन्डिंग हो जाती है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कार्बन का बॉन्ड जैसे ही मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। और आपको पता है कि ओमेगा बार ऑसिलेशन किसके बराबर है, 1/2 पाई सी रूट के म्यू। इसका मतलब जो बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा उसका के उतना कम हो जाएगा और उसके लिए ओमेगा बार ऑसिलेशन उतना कम हो जाएगा। ये तो बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट हुआ। अब बैक बॉन्डिंग जब भी होगी तब हमेशा ओमेगा बार ऑसिलेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब बैक बॉन्डिंग कब होगी, जब भी मेटल के ऊपर जितना ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव का मतलब मेटल की उतनी डोनेशन की पावर ज्यादा हो रही है तो उतना ही ज्यादा नेगेटिव में चार्ज हो जाएगा। तो इट मीन्स यदि आपके पास 3 तरह के इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, न्यूट्रल है, कैटायनिक है और एनायनिक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, के कम हो जाएगा और ओमेगा बार ऑसिलेशन कम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इट मीन्स CO की स्ट्रेचिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी यहाँ पे आपको। इस चीज का ध्यान रखते हुए अब आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। इट मीन्स जितना ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग, उतना ओमेगा बार ऑसिलेशन डिक्रीज। तो यहाँ पे देखो ये -2, ये -1 यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे -2, ये -1, देन न्यूट्रल एंड ये फ्री CO। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे ये डी वाला हो जाएगा। यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैंने बुक का भी स्क्रीनशॉट दिया हुआ है आपका। तो एविडेंस फॉर द लोअरिंग ऑफ द CO बॉन्ड ऑर्डर ऑन द कोऑर्डिनेशन कम्स, यहाँ पे डाटा बिल्कुल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो जैसे ये नेगेटिव का -2 है तो ये 1790 पे हो गया, देन फिर -1 है तो 1819 पे हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे कैटायनिक स्पीशीज आएगी ये डाटा जो है आप देख सकते हो इसकी वैल्यू जो है ये इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपको क्लियर कट बुक का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। अब हम चलते हैं थोड़े से ऑर्गेनिक IRS के क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी तक जो हमने देख रहे थे ये फिजिकल पार्ट भी हमने देख लिया, अब ऑर्गेनिक वालों को 1 बाय 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स विल बी यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द MSCN एंड MNCS बाइंडिंग मोड्स। इट मीन्स आपको वो स्पेक्ट्रोस्कोपी बतानी है जिससे कि हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे पता है यहाँ पे किसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और यहाँ पे किसके बीच में बॉन्डिंग है, कार्बन और सल्फर के बीच में। तो आज से यहाँ देखो MSCN और एक आपके पास क्या हो गया MNCS, ये कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों को हम किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, IR के बेसिस पे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। In the IR spectrum, the absorption band due to the carbonyl group in the phenyl acetate, phenyl acetate पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये डायरेक्टली याद कर लेना, ये 760 इसकी पीक होती है सेंटीमीटर इनवर्स में। देन इस तरह के क्वेश्चंस आपको IR में ऑर्गेनिक में बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो इसको देखो किस तरह से सॉल्व करोगे। आप फर्स्ट इस P वाले को देखो, यहाँ पे ये CO, इसके साथ ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर ये लोन पेयर है, राइट। देन कम्स यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, मगर ये कंजुगेशन में इसके साथ ये डबल बॉन्ड भी है, राइट। और थर्ड वाले में ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे तो लोन पेयर है, मगर ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन, ये वाले जो कंपाउंड होते हैं इनका तो नॉर्मल 1770 पे अपन ने कहा पीक आई है। अब जब इसके बाद ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ जाता है, जब कंजुगेशन के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर गए और ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड के अंदर क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ले आएंगे। जब भी डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इट मींस कंजुगेशन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा ना। ये डबल बॉन्ड अगर कंजुगेशन प्रोवाइड कर सकता है, इस वाले को देखो, ये इधर इस डबल बॉन्ड को हमने क्या किया, ये कंजुगेशन प्रोवाइड हो गया। तो जब कंजुगेशन प्रोवाइड हो जाएगा तो डबल में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। इट मींस डबल बॉन्ड के अंदर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। इट मींस के क्या हो गया, कम। के कम होते ही ओमेगा बार ऑसिलेशन क्या हो गया, कम। तो इसका अगर हमने 1770 किया तो अब की बार ये कितना हो जाएगा, 1750, राइट। अब इस वाले के अंदर देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में आ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में आ जाएगा ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा रहे हैं, तो इसका -I इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, -I इफेक्ट और इंक्रीज हो जाएगा। तो इस CO से जो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच के इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर और इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज करने से के इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, ओमेगा बार ऑसिलेशन इंक्रीज होगा, और इसका जो आएगा वो 1800 पे आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको मैच करें तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा P का Y पे वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1770, Q का Z, तो Q पे हमारे पास Z है 1800 हमने देखा, एंड देन R का X, R वाले पे हमारे पास X है 1750, ये वैल्यू आ गई क्योंकि ये डबल बॉन्ड इस CO के साथ कंजुगेशन में था। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको।
Then moving towards the next question, the major compound X formed in the following reaction exhibited a strong absorption at, यहाँ पे दिया हुआ 1765. स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखिए बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, ये आपको दिया हुआ है, पीसीसी से आपने रिएक्शन कराई, राइट? अब आपने क्या किया, इट मीन्स इसको आपने यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया CHO के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। तो ये देखो 6 मेंबर्ड रिंग आपके पास है, राइट? इस 6 मेंबर्ड रिंग पे 1 2 इस तरह से ये OH ग्रुप लगा हुआ है। देन इस जगह पे ये अब ये CHO के अंदर कन्वर्ट हो गया, राइट? अब ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये किस पे अटैक करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाएंगे। तो आपके पास अब एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब इस तरह से अगर आप देखोगे ना, ये आपके 6 मेंबर्ड रिंग है और इसके साथ यहाँ पर एक आपकी रिंग जनरेट हो जाएगी 5 मेंबर। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया ना, तो इसके ऊपर इस तरह से ये जनरेट हो जाएगी। ये आपके पास O नेगेटिव और ये H है। ये इलेक्ट्रॉन्स वापस जाएंगे, ये निकल जाएगा, राइट? और इधर से ये इलेक्ट्रॉन H वापस चला गया, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे गया। तो फाइनली आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट? तो आपकी ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पी कितने पे आ जाएगी, 1765 या 1770 के अराउंड होती है। तो 1765 आपको यहाँ पे दिया हुआ है साइक्लिक लैक्टोन्स के केस में। यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी, साइक्लिक लैक्टोन्स। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दैट वुड बी द 4th वन। The order of carbonyl stretching frequency in the IR spectra of ketone, amide and anhydride, इन तीनों में पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 4th हो जाएगा। एनहाइड्राइड की सबसे ज़्यादा, फिर कीटोन और फिर अमाइड, ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जैसे CO ये कंडीशन हो गई, देन नॉर्मल आपके पास कीटोन एंड देन यहाँ पे ये NH2, राइट? तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, ये इधर गए, तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या हो जाएगा, K कम हो जाएगा, ओमेगा बार ऑसिलेशन कम हो जाएगा। तो इस कारण से अमाइड्स में कम हो गया। इंटरमीडिएट कंडीशन कीटोन की हो गई। और अगेन जो हमने अभी पीछे एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर पूरा इसका -I इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका CO में डबल बॉन्ड कैरेक्टर और इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से K बढ़ जाएगा, K बढ़ने से ओमेगा बार ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर इस तरह से रहेगा। तो ये जितने इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चंस जो आपसे IR में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए सेशन में। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।